अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफशीन कंवल और मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ एक कहानी वीरान घर। ये कहानी एक सच्ची हकीकत पर मबनी है। दोस्तों, सन 1958 की बात है जब मेरे नाना जान मेरी नानी जान को शादी करके इंडिया से पाकिस्तान लाए थे। मेरे नाना जान पेशे से एक डॉक्टर और सदर के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। सुबह में मेरे नाना जान स्कूल जाया करते थे और शाम में क्लिनिक। मेरे नाना जान को शुरू से ही घूमने फिरने का शौक़ था। मेरे नाना जान जब भी वेकेशन का प्लान बनाते तो 2 या 3 दिन का बनाते थे और मेरी नानी को भी साथ ले जाया करते थे। एक दफ़ा इसी तरह स्कूल से दिसंबर की छुट्टियां हुई तो मेरे नाना जान ने घूमने का प्लान बनाया। मेरी नानी जान से कहा कि ज़रूरत का सारा सामान गाड़ी में रख लेना ताकि मुश्किल ना हो। तारीख तो याद नहीं, लेकिन दिन जुम्मे का था। मेरी नाना जान नानी जान एबटाबाद के लिए निकले। वहाँ मेरे नाना जान के दोस्त का फार्म हाउस था। मेरे नाना के दोस्त तो बाहर होते थे, अगर पाकिस्तान आना होता तो वहाँ रुकते, लेकिन वो फार्म हाउस 3 साल से एक चौकीदार के सुपुर्द था। वही इसकी देखभाल करता था। मेरी नानी जान ने नाना जान से पूछा कि मैंने तो कभी ये आपका दोस्त नहीं देखा और ना ही इसका नाम सुना। तो मेरे नाना जान ने बताया, इसका नाम अहमद है। जब मैं इंडिया से पाकिस्तान पढ़ने आया था तभी ये मेरा दोस्त बना था। इनके अब्बू से भी मेरी खासी जान पहचान थी। 1-2 दफ़ा पहले भी मैं अहमद के साथ छुट्टियां गुजारने यहाँ आ चुका हूँ। अहमद ने कहा था कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, इसलिए हम जा रहे हैं। मेरी नानी जान ने इस बात में सर हिलाया और कई घंटों के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने के बाद आखिर पहुँच गए। लेकिन पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ लकड़ी के बने एक बड़े दरवाजे पर जंजीरों को जकड़े एक ताला लगा हुआ था। मेरे नाना नानी काफ़ी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। सूरज गुरूब होने लगा और अंधेरा छाने लगा। आसपास कोई घर तो छोड़ो, कोई इंसान भी नहीं था जिससे पूछा जाए कि यहाँ का चौकीदार कहाँ है। वापस घर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जिस दुश्वार गुजार रास्ते से आए थे वापसी पर कुछ भी हो सकता था। मेरे नाना जान ने ताला तोड़ने का फ़ैसला किया कि अगर चौकीदार आ भी जाता तो वो मुझे जानता है, वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन मेरी नानी ने मना किया। लेकिन नाना ने कहा कि अगर ऐसा ना किया गया तो रात यहीं गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। यहाँ खासी ठंड भी है जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो सकती है और जंगली जानवरों और चोर डाकुओं का अलग ख़तरा है। लेकिन मेरी नानी जान ने साफ इनकार कर दिया। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, ये करना गलत बात है। अचानक मेरे नाना को याद आया कि मैं और अहमद अक्सर जंगल में खेलते खेलते आगे निकल जाते थे। वहाँ अक्सर मैंने एक लकड़ी का बना घर देखा है, वहाँ शायद कुछ मदद मिल जाए। मेरे नाना ने गाड़ी की एक तरफ लॉक की और जंगल की एक सिम निकल गए। काफ़ी दूर जाकर एक लकड़ी का बना एक छोटा सा घर दिखा। मेरे नाना ने हाथ का इशारा करते हुए मेरी नानी को घर दिखाया। वो दोनों घर की तरफ बढ़े। नज़दीक पहुंचकर देखा तो घर खासा टूटा फूटा था। मेरे नाना ने कहा, पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। खैर, अंदर चलकर देखते हैं कि शायद कोई मदद मिल जाए या रात गुजारने का बंदोबस्त हो जाए। घर के दरवाजे को दीमक बहुत बुरी तरह से खाए हुई थी। सारा दरवाज़ा खोखला और गीला था, शायद शबनम गिरने की वजह से। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि सामने एक बड़ा सा हॉल था और सारे घर को दीमक लगी हुई थी। हर तरफ धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। मेरी नानी ने कहा, यह तो बहुत खौफनाक जगह है, यहाँ रहना तो 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मेरे नाना ने कहा, गाड़ी में रात गुजारने से बेहतर है हम रात भर यहीं ठहरें। मेरी नानी ने कहा, अब तो ठंड के साथ साथ भूख भी लग रही है, लेकिन हमने तो कुछ भी गाड़ी से नहीं उठाया। मेरे नाना ने कहा, ऐसा करता हूँ, मैं जाकर गाड़ी से खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तुम यहाँ ठहरो। लेकिन मेरी नानी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करें, हमारी गाड़ी बहुत दूर है और ख़ासा अंधेरा भी हो गया है। यहाँ तक के टॉर्च भी हमारे पास नहीं है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे नाना ने कहा, तुम परेशान मत हो, मुझे रास्ता मालूम है, मैं जल्दी जाकर ले आऊँगा। गाड़ी में माचिस भी है, ठंड से बचने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी नानी ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। मेरे नाना जान ने बात काटते हुए कहा कि मुझे जाने दो, मैं जल्दी आता हूँ। ये कहकर मेरे नाना जान सुनी अनसुनी कर निकल गए। अब मेरी नानी करती तो क्या करती, बैठने के लिए जगह बनाने लगी। हाल में साइड पर एक तरफ सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी। शायद ऊपर कोई कमरा हो जहाँ ओढ़ने और बैठने के लिए कोई चीज़ का इंतज़ाम हो जाए। सीढ़ियाँ भी लकड़ी की बनी हुई थी जो कि दीमक की वजह से खोखली थी।
मेरी नानी ने दिल में सोचा कि शायद ये घर वाले भी दीमा की वजह से ही घर छोड़कर गए थे। ऊपर पहुँच कर देखा कि सीधे हाथ की तरफ एक ही कमरा था जो बिना दरवाजे के था। कमरे में एक तरफ लकड़ी की टूटी हुई चारपाई थी जिस पर पड़ा बिस्तर खासा फटा और उधड़ा हुआ था। मेरी नानी ने कहा, यह तो किसी काम का नहीं। और दूसरी तरफ एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी थी जिसके दरवाजे भी कब्जों की तरफ से उखड़े हुए थे। अलमारी में एक फटी हुई दरी पड़ी थी। मेरी नानी ने कहा, चलो ये नीचे बिछाने के काम आ जाएगी। इतने में मेरी नानी को नीचे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नानी को लगा कि मेरे नाना जान आ गए हैं। वह जल्दी से कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों की तरफ किसी साय को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गई और कपकपाती आवाज़ में पूछी कि कौन हो तुम। वो साया मेरी नानी जान की तरफ बढ़ा। मेरी नानी जान डरती हुई पीछे की तरफ लपटी और किसी चीज़ से टकराकर गिर गई। इससे पहले कि मेरी नानी जान कुछ कहती, अचानक कुछ बच्चों के हंसने और भागने की आवाज़ आई। मेरी नानी ने लकड़ी की बनी रेलिंग के दरमियान में से देखा कि तीन बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। एक तरफ से एक औरत की आवाज़ आई कि आओ बच्चों, खाना तैयार है। बच्चे इस औरत की तरफ भागे। इस औरत ने अपनी नज़र ऊपर उठाई। मेरे सामने खड़े इस साय से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए लहजे में कहा कि आप भी आइए और खाना खा लीजिए। वह साया घूरती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा कि अब तुम आ ही गई हो तो नीचे आ जाओ और हमें मेहमान नवाजी का मौका दो, लेकिन आइंदा बिना पूछे मत आना। मेरी नानी खासी घबरा गई थी और दिसंबर की इस ठंड में भी पसीने में शराबूर थी। इस औरत को नीचे से आवाज़ आई कि बहन नीचे आ जाओ और आकर खाना खा लो। मेरी नानी जान डरती हुई उठी और इस साय के पीछे चलने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि अचानक दरवाजे से मेरे नाना जान कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए। जब मेरी नानी जान को देखा तो वह भागकर इनकी तरफ लपकी और इनके गले से लपट कर रोने लगी। मेरी नानी जान को इस तरह घबराए और पसीने में शराबूर देखकर बहुत परेशान हुए और पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो मेरी नानी जान ने मेरे नाना जान को हाथ के इशारे से एक तरफ देखने को कहा। तो मेरे नाना ने पूछा कि जब मेरी नानी जान ने नज़रें उठाकर इस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना कोई भूत, ना बच्चे, ना ही वो साया। मेरी नानी देखकर एकदम घबरा गई और मैं मेरे नाना से कहने लगी, अभी वो सब यहीं थे। मेरे नाना ने कहा, कौन। मेरी नानी ने थोड़ी देर पहले होने वाला सारा हाल मेरे नाना को बताया। मेरी नानी ने कहा, आप यकीन कीजिए, वाकई ऐसा हुआ था। मेरे नाना ने कहा, मुझे यकीन है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरी नानी ने पूछा कि क्या। तो मेरे नाना जान ने बताया कि अभी मैं जब जल्दबाजी में गाड़ी से सामान लेकर आ रहा था तो मुझे तुम्हारी फिक्र सताई हुई थी कि कहीं तुम डर ना जाओ। इस सोच में तेज़ तेज़ आते हुए मेरी पत्थर से ठोकर हो गई और मैं गिर गया। मेरी टॉर्च भी खुल गई और सारा सामान बिखर गया। इतने में एक आदमी अचानक कहाँ से मेरे सामने आ गया और इसने मुझे हाथ का इशारा करते मुझे हाथ देते हुए कहा कि भाई यहाँ कैसे गिर। मैं और यहाँ पर कैसे झाड़ने लगा। खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ने इस आदमी ने मेरी टॉर्च के बिखरे हुए टुकड़े समेटे और एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने आया हूँ। मैंने एक तरफ देखा, एक औरत एक तरफ एक चादर बिछाए कुछ चीज़ें लेकर बैठी है और तीन बच्चे, जिनमें से दो लड़कियां और एक लड़का, खेल रहे थे। आदमी ने इन बच्चों को अपनी तरफ बुलाते हुए मुझसे तारुफ करवाया। बच्चों ने मुझे सलाम किया। इस आदमी ने कहा कि बच्चों, अंकल का सामान गिर गया है, इसे उठाओ। बच्चों ने जल्दी से सामान समेटा और मुझे दिया और दोबारा एक तरफ भाग गए और फिर से खेलने लगे। इस आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे। मैंने सारा हाल बताया तो वो मुझसे कहने लगा कि वो चौकीदार को तो मैं जानता हूँ, इसकी बीवी बीमार है। पहले इसके दो बच्चे खेलते खेलते कुएं में गिरकर मर गए। बीवी ने इस बात का सदमा ले लिया है। वो बेचारा गरीब हकीमों के इलाज के अलावा क्या कर सकता है, लेकिन इसकी बीवी को किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा कि इसके बच्चे कुएं में कैसे गिरे। तो इसने बताया कि इस कुएं के ऊपर एक अखरोट का दरख्त है, वो इसे तोड़ने चढ़े थे और गिर गए। वो कुआं काफ़ी गहरा है और खाली भी, इसलिए किसी को पता भी ना चला। वो 3-4 दिन तक इस कुएं में पड़े रहे और मर गए, जिसका इल्ज़ाम मेरे बच्चों पर है। मैंने पूछा, तुम्हारे बच्चों पर? वो क्यों? इसने कहा, पता नहीं। तो मैंने कहा, पेशे से मैं भी एक डॉक्टर हूँ, शायद इसकी कुछ मदद कर पाऊँ। इसने कहा, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह इसकी मदद भी हो जाएगी और शायद मेरे बच्चों पर से इल्ज़ाम भी हट जाए। मैंने इससे चौकीदार के घर का रास्ता पूछा तो इसने मुझे बताया और कहा कि अगर तुम सुबह जाओ तो इसे बताना ज़रूर कि इसमें मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं, वो मेरे बच्चों को गलत ना समझे। मैंने कहा, ज़रूर, मैं ये गलतफहमी ज़रूर दूर करूँगा।
इतना कहना ही था कि इन बच्चों ने मुझे अंकल कहकर मुखातिब किया। मैंने इनकी तरफ देखा और हाथ हिलाया। जब वापस सामने देखा तो वो आदमी गायब था। मैं घबरा कर जब वापस इन बच्चों की तरफ देखा तो वो बच्चे भी, यहाँ तक कि इनकी माँ भी गायब थी। मैं बहुत खौफजदा हुआ और मैं समझ गया इसने मुझे ये क्यों बताया कि इसके बच्चों पर इल्ज़ाम है कि इसके बच्चों ने ही इस चौकीदार के बच्चों को कुएं में गिराया है। मेरी नानी ने पूछा कि क्या मतलब। मेरे नाना ने बताया कि वह एक दूसरी मखलूक है और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरी नानी ने पूछा, आपको कैसे पता? मेरे नाना ने बताया, अगर वो बुरे होते तो अभी तक हम दोनों जिंदा ना होते। मैं ये सुनकर सोच में गुम हो गई और ये सोचने लगी कि वाकई वो एक अच्छी मखलूक है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ जब तक बैठी रही डरती रही और ये सोचती रही कि सुबह कब होगी और हम कब घर के निकलेंगे। इसी सोच डर की वजह से मैं रात भर सोई नहीं। जिससे सुबह हो गई, मेरी नानी ने मेरे नाना से कहा कि अब हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए, ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। मेरे नाना ने कहा, डर क्यों रही हो? डरने की बात नहीं है। अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो रात को ही पहुंचा चुके होते। लेकिन मेरी नानी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। खैर, मेरे नाना और नानी घर से निकले, उस चौकीदार के घर गए। इसी तरह चौकीदार के घर पहुंचे और इसकी बीवी की तबीयत मालूम की। पता चला इसे जहनी मर्ज है। मेरे नाना के यहाँ के एक डॉक्टर थे। चौकीदार को इनका पता दिया और इनका नाम रेकमेंड किया और इससे कहा कि इस डॉक्टर से मिल लेना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बीवी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो फिर मेरे नाना जान ने उस आदमी की रात को गुजरने वाला वाक़या पेश किया और बताया कि उस आदमी के बच्चों की कोई गलती नहीं थी। ये कहकर मेरे नाना जान और मेरी नानी जान घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मेरी नानी ने सुख का सांस लिया और दोबारा ऐसे वीरान घरों में जाने से तौबा कर ली। मेरी नानी अक्सर मुझे कहानी सुनाया करती थी तो काफ़ी डर जाती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह निगहबान।